हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अमरीश शिवानी और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम कंप्लीट कर चुके थे और हम इस लेक्चर में क्वेश्चन सीरीज करने वाले थे। बट क्वेश्चन सीरीज के पहले हमें कुछ कंसेप्ट हैं जो क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे वेक्टर के लिए, वेक्टर अगर हम अच्छे से 11th में नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम नहीं लगा पाएंगे और वेक्टर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे के चैप्टर्स में। इसलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वेक्टर क्या होता है, मतलब जितनी यूज़ हैं उतनी चीज़ों के कम से कम हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसके बारे में हम यहाँ पर अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे कि हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, अब इस ब्लॉक को हम यहां पर एक थ्रेड से बांध रखे हैं और इसे हम इधर की तरफ खींच रहे हैं F4 से। ठीक है, F4 से खींच रहे हैं। ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो ब्लॉक क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। और हम ये देखते हैं कि ये ब्लॉक जो है थोड़ा सा ऊपर भी जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हम इसे इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे हम इसे क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लॉक आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ये जो फोर्स लग रहा है इसका हमारे पास यानी कि दो कंपोनेंट है। जो एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, इसको आगे की तरफ मूव कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ से नहीं समझ में आता है तो ये देखते हैं, ये एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास एक बॉल है, इसे हम क्या करते हैं, v वेलोसिटी से मूव करते हैं, मतलब फेंकते हैं, थ्रो करते हैं एट एंगल थीटा। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे हम इसे v वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि ये बॉल क्या हो रहा है, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। हर एक पॉइंट पे देखेंगे इधर भी जा रहा है और इधर भी जा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस v कंपोनेंट, इस v वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है जो इस बॉल पर वर्क कर रहा है। एक कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए कोशिश कर रहा है, और दूसरा एक वर्टिकल कंपोनेंट है जो इसे ऊपर की तरफ मूव करने के लिए क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इस v वेलोसिटी का, ये v वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। तो इसके दो कंपोनेंट है, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट कौन से हैं, इस v वेलोसिटी के ये दोनों कंपोनेंट कौन से हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि हम इस v वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी v है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। ठीक है, ये मान लेते हैं ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, y एक्सिस। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। ये हमारा v वेक्टर है, समझ में आ रहा है, v वेलोसिटी है, बॉल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी वेक्टर है। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आया। चलिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमारा O पॉइंट है, इसे हम मान लेते हैं A पॉइंट, और ये हमारा B, और y एक्सिस पे भी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा क्या है, C पॉइंट। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल, तो इसे हम ले लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है OBA। V क्या है, V वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर। V क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। ये OB की जो लेंथ है वेलोसिटी वेक्टर का क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। OB लेंथ जो है वेलोसिटी V के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है OA से थीटा डिग्री एंगल पे है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे OA और AB को फाइंड आउट करना चाहें, क्योंकि हमें V के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को क्या करना है, निकालना है,
तो यहाँ पर हम क्या कर लिए, ये ट्रायंगल ले लिए। अब इस ट्रायंगल के हेल्प से हम इसके OA और OC कंपोनेंट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि वेलोसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर रहा है, बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहा है, बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस वजह से बॉल हमारी क्या है, कुछ इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। समझ में आ रहा है? तो आइए वही हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा क्या है, थीटा, थीटा एंगल हमें पता है, और ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हमें पता है। ठीक है, अच्छा अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो हम क्या ये लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी कि ए बी डिवाइड बाई ओ बी, ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, डिवाइड बाई ओ बी क्या है, वी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। तो ए बी हमें मिल गया कितना, वी साइन थीटा। ओके, आइए आगे देखते हैं, ओए, ओए कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ओ ए डिवाइड बाई ओ बी, ये लिख सकते हैं। ओ ए डिवाइड बाई ओ बी कितना है, वी, है कि नहीं? तो ओ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां देख लीजिए, ओ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी कॉस थीटा। ये देखिए यहां से हमें ओ ए मिल गया कितना, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, और ए बी कितना मिल गया, वी साइन थीटा। अब इसको हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर हमें वो दो कंपोनेंट मिल जाएंगे वेलोसिटी वेक्टर v के। देखिए एक वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर जो v है, v का डायरेक्शन क्या है, ये है, और इसका लेंथ जो है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट है OA और OC। तो OA तो हमें दिख गया यहां पर, OA कितना है, v cos थीटा। OC कितना है, अच्छा हम AB कैलकुलेट कर चुके हैं, AB इक्वल टू क्या है, v साइन थीटा, v साइन थीटा, और AB इक्वल टू क्या है, OC है। तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या है, v साइन थीटा। समझ में आया? यानी कि हमें यहां पर मिल गया, क्या मिल गया, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, जो इससे 90 डिग्री पे है, v cos थीटा से 90 डिग्री पे है, वो क्या है, v sin थीटा। वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, जो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है कौन सा, v cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में v sin थीटा लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो v cos थीटा है, यही बॉल को क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और v sin थीटा क्या कर रहा है, बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ गया कि अगर कोई भी वेक्टर है किसी एंगल पे तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा आइए एक और चीज यहां पर जानते हैं। देखिए जैसे यहां पर हम लोग बात कर रहे थे फोर्स के लिए, तो ये मान लीजिए फोर्स वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट होगा या साइन कंपोनेंट, एफ का। देखिए कैसे पता करते हैं, जिस डायरेक्शन में ये थीटा है उस डायरेक्शन में हमारा कॉस कंपोनेंट होगा। समझ में आया? तो जैसे ये एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इधर जो होगा इसका कॉस कंपोनेंट होगा, क्योंकि एंगल हमें ये वाला दिया हुआ है, थीटा हमें ये वाला पता है, तो इसलिए एफ कॉस थीटा होगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वर्टिकल डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। इतना समझ में आ गया? अच्छा अगर मैं यहाँ पर एंगल चेंज कर दूँ, मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ है थीटा, और ये हमारा क्या है, एफ फोर्स है, तो उस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा। देखिए थीटा एंगल ये वाला है, तो जो थीटा एंगल के डायरेक्शन में होगा वो कौन सा होगा, कॉस कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा, और उसके अपोजिट नहीं, उससे 90 डिग्री पे कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट, एफ साइन थीटा। समझ में आया इतनी चीजें? इसको आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। यही है हमारा क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि हम यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि अगर कोई भी वेक्टर है किसी एंगल पे है, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होगा या वर्टिकल कंपोनेंट कॉस होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। अगर हमें हॉरिजॉन्टल से थीटा दे रखी है,
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या होगा, कॉस थीटा। समझ में आया? अगर हमें हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल दे रखा है वेक्टर का, तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो कॉस कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, साइन। समझ में आया? अगर हमें वर्टिकल से दे रखा है थीटा, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारा कॉस कंपोनेंट होगा और हॉरिजॉन्टल वाला वो साइन होगा। समझ में आ रहा है? जिस साइड में थीटा होगा उस साइड में हमारा क्या होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पर हमें एक कंक्लूजन मिल चुका है कि अगर कोई भी वेक्टर है थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा, कॉस थीटा और एक साइन थीटा कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे रब कर देता हूँ मैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। किसके लिए? जब हम अभी कैलकुलेशन करेंगे, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th में नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वेक्टर में वो देख सकते हैं, और अगर 11th में अच्छे से पढ़े हैं तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे सीधा क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। आइए, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या बताता है? एडिशन ऑफ वेक्टर के कई मेथड हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। आइए, अगर हम दो मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं, जैसे 4 + 5 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 9, और इसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट। इसी को क्या बोलते हैं, रिजल्ट या एडिशन बोलते हैं या आंसर बोलते हैं, आंसर। ठीक है, तो हम इसे रिजल्ट बोल रहे हैं। वैसे ही हम जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं a + वेक्टर b को, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है। दो वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, समझ में आया? तो यानी कि हम कहीं पे भी जब अगर रिजल्टेंट वेक्टर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, ए और बी दो वेक्टर का क्या होगा, एडिशन होगा। समझ में आया इतना? अब आइए यहाँ पे बात करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है, ए और एक वेक्टर बी है। बी क्या है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और उसका रिजल्टेंट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं किस मेथड से, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड से देखते हैं। पैरेललोग्राम मेथड क्या बोलता है कि when two vectors are representing the sides, adjacent sides of the parallelogram, then the diagonal of the parallelogram is represented by the resultant of these two vectors in magnitude। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है, जैसे आइए यहाँ पर समझते हैं। पहले बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इन दोनों वेक्टर को हम क्या करते हैं, ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर के टेल को क्या करेंगे, पहले ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, दोनों वेक्टर के टेल को हमने क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। ये एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच का थीटा एंगल है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, वेक्टर ए और ये क्या है, वेक्टर बी है। तो इन दोनों वेक्टर की हेल्प से हम पहले क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, अच्छा ये जो हमें शो कर रहा है इसका लेंथ, वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और ये जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए का डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका लेंथ जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड शो कर रहा है,
और ये जो डायरेक्शन है वेक्टर बी का डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जितना है उसी के पैरेलल हम एक लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जितना है उसी के बराबर हम क्या करते हैं, दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द वेक्टर बी, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम लॉ से ये बोल रहा है कि दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर जो है पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये बोल सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? बोलने का मतलब ये है कि फिर से सुनिए ध्यान से, अगर दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। और कौन सा डायगोनल, जो इसके कोइंसाइडल इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के जा रहा है। समझ में आ रहा है? जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी तो डायगोनल है। तो ये वाला डायगोनल हम नहीं लेंगे, ये वाला डायगोनल जो ए और बी के इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसी डायगोनल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, ऑफ दिस टू वेक्टर। समझ में आया? ठीक है। यानी कि इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन है, रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या है, पैरेललोग्राम के डायगोनल से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ये जो आर वेक्टर है, यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका जो लेंथ है इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया इतना? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसी रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना है। अब यहीं से हम कैलकुलेट करेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। नाम दे देते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, पॉइंट मान लेते हैं सी है, ये डी पॉइंट है, ये ई और ये एफ पॉइंट है। ठीक है। तो ये हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए हैं, ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया है, इसके मैग्नीट्यूड को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वेक्टर ए जो है उसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। और जो पॉइंट ई है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों जहाँ मीट करेगा, दोनों जहाँ पर मीट कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, जी पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। तो अब हमें एक ट्रायंगल मिल गया, कौन सा, सी ई जी। तो यहाँ से देखते हैं ट्रायंगल सी ई जी में, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि ये जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है उसी के लेंथ के बराबर है ये एफ ई। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और इसका एंगल कितना है, थीटा। भाई इसका एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। आइए अब इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और उससे हम ये रिजल्टेंट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। आइए ड्रॉ करते हैं। ओके, इसे मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ ऊपर, फिर आते हैं इस पॉइंट पर। देखिए ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा हो गया ट्रायंगल। क्या कौन कौन सा पॉइंट है, सी ई जी, और ये जो मिल रहा है वो क्या है, ये बी के ही बराबर है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। और ये कौन सा पॉइंट है, एफ। ठीक है। ई सी जी ट्रायंगल हमें मिल चुका है, उसमें जो जो पॉइंट्स थे हम लोग उसे क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। और ये सी ई जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट को। समझ में आया? रिजल्टेंट वेक्टर को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सी ई जी में ये क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी का स्क्वायर प्लस जीई का स्क्वायर। ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। सी एफ का लेंथ हमें पता है वो कितना है, ए, तो ए लिख लो ये। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें एफ जी नहीं पता है, लेकिन हमें एक वेक्टर पता है, वेक्टर बी, जो थीटा एंगल पे है। तो इस वेक्टर बी के दो कंपोनेंट होंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं अभी।
तो इस वेक्टर बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा होगा, जिस तरफ थीटा है उस तरफ कॉस कंपोनेंट होगा, तो यानी कि ये कौन सा होगा, बी कॉस थीटा, यानी कि एफ जी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, बी कॉस थीटा, और जीई का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, साइन कंपोनेंट इसका, यानी कि बी साइन थीटा। समझ में आया ये, ठीक है। अब देखिए हमें कंप्लीट लेंथ मिल चुकी है सी टू जी का, ठीक है, उसे यहाँ पर पुट करेंगे, क्या है, सी जी का लेंथ क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस जीई कितना है, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर कॉस थीटा, बी स्क्वायर साइन थीटा में बी स्क्वायर कॉमन है, उसे हम कॉमन ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये बच गया 2ab कॉस थीटा, हो गया कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, तो इसे 1 लिख देते हैं। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो 1 हो गया, तो यहाँ 1 हो गया, ये 2ab कॉस थीटा, ये क्या आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो आर स्क्वायर तो हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमें मिल गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इसकी लेंथ हमें क्या हो गई, मिल गई यहाँ से, ये देखिए आर स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये देखिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, रिजल्टेंट का एंगल नहीं है। ये थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, ये हमें मिल गया रिजल्टेंट, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इस रिजल्टेंट का हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन मतलब या तो इधर होगा या तो इधर होगा या तो इधर होगा या तो इधर, इन्हीं दोनों के बीच में कहीं होगा, होगा कि नहीं। तो हम मान लेते हैं ये वेक्टर ए से अल्फा डिग्री पे है, अल्फा एंगल पे है, वेक्टर ए से रिजल्टेंट जो है अल्फा एंगल पे है, तो इस अल्फा को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि ये एंगल कितना है, अल्फा। अब इसी एंगल को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डायरेक्शन का मतलब क्या है, वही एंगल ही तो कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये अल्फा 20 डिग्री हुआ तो ये वाला हो जाएगा, 30 हुआ तो उससे ऊपर, 60 हुआ तो उससे ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो डायरेक्शन ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आया, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं कि वेक्टर ए से रिजल्टेंट जो है अल्फा एंगल पे है, तो उस एंगल को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, निकालते हैं। टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ईजी डिवाइड बाई बेस कितना है, सी जी, एकदम ईजी। ईजी क्या है, बी साइन थीटा, और सी जी क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारा क्या आ गया, 10 अल्फा की वैल्यू, ये आ गई, मिल गया। डायरेक्शन भी मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर का, यहाँ तक सही है, ठीक है। अब आइए केस को हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं, उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम देखते हैं वो केस क्या है, आइए डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। एक एक कंसेप्ट मैं यहाँ पर बताऊंगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा आप लोगों का, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो लेक्चर में आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा, अब हम केस ये मान लेते हैं, जैसे कि अभी हम लोग केस लेकर के चले थे, वेक्टर ए ये था और ये था वेक्टर बी, ये वेक्टर बी था। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वेक्टर ये ए है, मतलब जितना लेंथ इसका है
उतना ही लेंथ इसका है, बस डायरेक्शन क्या है, चेंज है। समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या है, वेक्टर बी। यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने से क्या होगा, आइए देखते हैं। मैग्नीट्यूड सेम होने से क्या होगा, अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू, हम मान लेते हैं एक मैग्नीट्यूड, क्या मान लें, मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए हम इसे f ले लेते हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू f है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, बोलने का मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, यानी कि दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो उस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये होगा अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बस यहाँ पर 10 अल्फा है, 10 अल्फा की वैल्यू पुट करो। मतलब यहाँ पर ये बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ, तो एफ साइन थीटा डिवाइड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ, प्लस बी कॉस थीटा, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वो कितना है, एफ है, तो लिख दो एफ कॉस थीटा। एफ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और कट जाएगा यहाँ से। देखिए एफ साइन थीटा डिवाइड बाई एफ 1 प्लस कॉस थीटा, एफ से एफ कैंसिल हो गया, बचा क्या, बच क्या गया, 10 अल्फा इक्वल टू क्या बच गया, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी ये क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू क्या करेंगे, लाएंगे यहाँ से। तो आइए देखते हैं, 10 अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं। ये सब फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, समझ में आ रहा है, कॉस 2 थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये माइनस 1 से ये प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आइए आगे देखते हैं, ये कितना होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2, और ये क्या है, 10 अल्फा के बराबर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, किसे मिटा दें, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या मिल रहा है रिजल्ट। देखिए क्या है, 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 थीटा बाई 2, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। ये देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट मिल गया हमें। मतलब कि अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, यानी कि बराबर एंगल में बांटेगा इन दोनों को। समझ में आ रहा है, मतलब ये अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो 30 डिग्री ये होगा, 30 डिग्री ये होगा। समझ में आ रहा है, ए से 30 डिग्री पे होगा। इतनी चीज़ें समझ में आई। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 2। कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। समझ में आया ये केस, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। एक टॉपिक और रह गया है जिसे हम लोग कवर कर लेते हैं आज, ताकि हम लोग कल के लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, आइए उसे हम लोग कवर कर लेते हैं। और वो कौन सा टॉपिक है अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ।
जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ सब कुछ समझ में तो आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं इस तरह से बता रहा हूँ ताकि हर चीज़ आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। 3 चार्ज पार्टिकल हैं हमारे पास, वो तीनों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है ये जान लीजिए। इक्विलिब्रियम होने का मतलब नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स 0, यानी कि किसी भी चार्ज पर अगर नेट फोर्स 0 है तो वो चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं। आइए, मान लीजिए हमारे पास 2 चार्ज हैं, 3 चार्ज की बात कर रहे हैं। तो एक चार्ज ये है, ठीक है, दूसरा चार्ज ये है। तो तीसरे चार्ज को हम कहाँ पर प्लेस करें? हम पोजीशन की बात कर रहे हैं कि किस पोजीशन पे प्लेस करें कि वो इक्विलिब्रियम, ये तीनों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। अगर हम उस चार्ज को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो यहाँ पर रखने पर क्या ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे? तो आइए देख लेते हैं। आइए इस चार्ज की बात करते हैं, इसको Q1 मान लेते हैं, इसे Q2 मान लेते हैं, इसे Q3। ठीक है, Q1 की बात करते हैं तो Q3 क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा। कूलॉम्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं, F3 फोर्स लगाएगा। Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाएगा F2। अब ये देखिए, वेक्टर F3 और वेक्टर F2, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इन दोनों को बीच से होकर के जाएगा, यानी कि इधर से जा रहा है, यानी कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये है, यानी कि Q2 यानी कि Q1 पे जो फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, नेट फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो Q1 चार्ज क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं है। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। वैसे ही इसके लिए भी देख लेते हैं, यहाँ पर फोर्स कैसे रहेगा, Q1 क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा F1, Q3 क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा F3। अगर इन सबको हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो पॉजिटिव मान के इस पर चलिए। ठीक है, ठीक है, साइन की बात वैसे अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो F1 फोर्स इधर लग रहा है, F3 फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पर रिजल्टेंट जो फोर्स होगा इधर इस डायरेक्शन में लगेगा और ये चार्ज क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि इस पर भी नेट फोर्स 0 नहीं है। अब जब 2 पे नेट फोर्स 0 नहीं है तो ये तीसरे पे भी क्या होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा इधर, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज, इस पर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, इस पर भी नेट फोर्स 0 नहीं है, यानी कि ये पोजीशन तो Q2 का नहीं होना चाहिए, यानी कि Q2 का पोजीशन ये तो नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होना चाहिए। अच्छा, अगर हम यहाँ पर Q1 को रखते हैं और Q2 को यहाँ रखते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, और इसी लाइन पर हम कहीं सेंटर में Q2 को रख देते हैं, तो आइए यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये पोजीशन क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। आइए देखते हैं, हम बात कर रहे हैं चार्ज Q1 की, तो Q1 पे फोर्स देखते हैं। अगर Q1 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है, और Q3 Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दे, तो क्या होगा, इन दोनों फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और अपोजिट इन डायरेक्शन है तो क्या होगा, यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये चार्ज क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पर हो सकता है। Q2 की बात करते हैं, अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और Q3 Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, यानी कि ये दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं इस पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं Q2 भी क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो सकता है, यानी कि नेट फोर्स 0 हो सकता है। Q3 की बात करते हैं, Q2 अगर इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और Q1 इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, और दोनों ही फोर्स क्या हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो यानी कि यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, 0, और ये भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यानी कि हमें एक पोजीशन मिल गया कि अगर ये तीनों चार्ज कोलिनियर हों तो ये क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। समझ में आ गया ये?
अगर ये तीनों चार्ज क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम कोलिनियर होने चाहिए, तभी क्या होगा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। ठीक है, हमें यही तो चेक करना है कि तीनों चार्ज कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। कब होंगे, जब तीनों चार्ज क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो लिख देते हैं पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ऑल द थ्री चार्जेस मस्ट बी कोलिनियर। ठीक है, क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए तीनों चार्ज। ठीक है, तो ये एक कंडीशन मिल गया। अब हम इनके किसकी बात करें, साइन की बात करते हैं। आइए साइन की बात कर लेते हैं, इसको रब कर देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए इनके साइन की बात कर लेते हैं। पोजीशन हमें मिल गया कि इन्हें हमें किस में रखना है, कोलिनियर में, एक ही लाइन में होंगे, Q1 Q2 Q3। ठीक है, अब साइन की बात कर लेते हैं। साइन की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं सभी को हम क्या रखते हैं, पॉजिटिव रख देते हैं। तो अगर सभी चार्जेस को सेम साइन रखते हैं तो क्या इक्विलिब्रियम में होंगे, आइए चेक करते हैं। Q1 पे Q3 जो होगा इसको रिपेल करेगा, Q2 भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि नेट फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगा। बस यहीं से पता चल गया, जब ये नेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है तो बस इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, तीनों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो ही नहीं सकते। अब इस पर भी चेक कर लीजिए, ये हो सकता है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। Q3 पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक है, लेकिन Q3 और Q1 इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होंगे। Q3 भी देखिए कैसे, Q2 क्या करेगा, Q3 को रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। Q1 पॉजिटिव Q3 पॉजिटिव, तो Q1 क्या करेगा, Q3 को रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 नहीं होगा। तो ये दोनों चार्ज तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो सकता है। तो यहाँ पर तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। कब, जब तीनों क्या हो, सेम साइन में हो। समझ में आ रहा है, सेम साइन, अगर साइन तीनों का सेम है तो ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होंगे। तो तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, all the charges, all the three charges must not be same sign, must not be same sign, same sign के नहीं होने चाहिए, different sign के होने चाहिए। समझ में आ रहा है। अच्छा, थर्ड हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। अब देखिए थर्ड मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। चलिए फिर से इसको बना लेते हैं। मतलब दो कंडीशन तो हमें मिल गया, कोलिनियर होने चाहिए तो कोलिनियर बना दो, Q साइन क्या होना चाहिए, सेम साइन नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मान लीजिए इसको पॉजिटिव रख रहे हैं तो ये निगेटिव, तो फिर ये पॉजिटिव। समझ में आया। तो देखिए अब इस कंडीशन में, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, वो इसको रिपेल करेगा इधर, अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो नेट फोर्स 0। ठीक है, समझ में आया ये, ठीक है। आइए अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अगर हम सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम सभी चार्जेस को सेम रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आइए देखते हैं। Q1 Q2 Q3, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 है। तो उस कंडीशन में देखते हैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा कि नहीं। Q1 है, Q2 क्या है, निगेटिव, और Q1 पॉजिटिव है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सेम चार्ज है भाई। तो Q1 पे जो फोर्स आएगा, Q1 पे जो फोर्स आएगा Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, Q3 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए Q1 और Q3 के बीच का सेपरेशन ज़्यादा है, और सेपरेशन ज़्यादा है यानी कि फोर्स की वैल्यू कम, यानी कि यहाँ पर जो F3 फोर्स आ रहा है Q3 की वजह से, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू F2। समझ में आया, यानी कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, F3 कम होगा F2 से, F2 ज़्यादा है तो F2 के डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा, यानी कि Q1 मूव कर जाएगा Q2 की तरफ। समझ में आया, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगा। नेट फोर्स 0 होना चाहिए था लेकिन नहीं है यहाँ पर। इसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर तो मिल सकता है हमें, नेट फोर्स 0 मिल सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए Q1 क्या करेगा, Q2 को अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से,
Q3 Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखिए ये माइनस है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा। तीनों सेम साइन, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पर F1 इक्वल टू F3 है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, इस वजह से यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए Q2 और Q3 क्या है, सेपरेशन क्या है, कम है, और यहाँ पर फोर्स अट्रैक्शन लगेगा F2। Q1 की वजह से Q3 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि Q1 पॉजिटिव, Q3 भी पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं F1 फोर्स लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, F2 ग्रेटर देन F1 होगा, दिख रहा है, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगा। F2 ज़्यादा है तो F2 की तरफ क्या करेगा, Q3 चार्ज मूव कर जाएगा, समझ में आया, तो वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। किस कंडीशन में नहीं है, जब तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। यानी कि हमें थर्ड कंडीशन मिल गया, क्या, ऑल द थ्री चार्जेस must not be same magnitude। ठीक है, must not be same magnitude, सेम मैग्नीट्यूड का नहीं होना चाहिए तीनों चार्ज। समझ में आया, ये तीनों कंडीशन समझ में आया, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। इन सभी चीज़ों का यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई, एडिशन ऑफ वेक्टर समझ में आया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आया, और इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल समझ में आए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हमारा लेक्चर नंबर 7 आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं समझना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड नाइट।